नमस्ते बच्चों। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका की सिक्किम यात्रा के अंतर्गत अभी तक हमने पढ़ा कि लेखिका को गंगटोक से होकर युमथांग तक जाना था और अपने इस सफ़र के दौरान वो अभी तक लायुंग से कटाव तक आ चुकी थी। लायुंग में वो बर्फ़ देखना चाहती थी, लेकिन वहाँ उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उन्हें बताया गया कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण और लगातार बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ पर बर्फ अब दिखाई नहीं देती हैं। उसके आगे लेखिका कटाव पहुँचती हैं तो कटाव की सुंदरता देखकर लेखिका और उनके सभी साथी अभिभूत हो उठते हैं। उन पहाड़ों पर बर्फ़ गिरी हुई थी जो कि उन सब के लिए एक अद्भुत नज़ारा था, जो कि उन्होंने उससे पहले कभी भी नहीं देखा था। तो तब उनका जो गाइड था जितेन, वो उन्हें बताता है कि ये कटाव हिंदुस्तान के स्विट्ज़रलैंड की तरह है। तब लेखिका की सहयात्री मणि ने बताया कि स्विट्ज़रलैंड से भी ये कहीं ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड ना तो इतनी ऊंचाई पर है और ना ही इतना सुंदर है। तो इस सुंदरता से अभिभूत हो सभी लोग उन सारे प्राकृतिक दृश्यों का फोटो खींचने लगे थे, लेकिन लेखिका हमेशा की तरह फिर से उस सुंदरता को अपने अंदर केवल महसूस करना चाहती थी, अपने अंदर भर लेना चाहती थी। तो इसी क्रम में, उसकी सुंदरता के क्रम में लेखिका के मस्तिष्क में देखिए क्या बात आती है। लेखिका कहती हैं, तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। तो मिल्टन, जो कि इंग्लिश के बड़े कवि हैं अंग्रेजी के, उन्होंने एक कविता लिखी थी ईव पर। ईव और आदम कहते हैं ना, जिनसे प्रकृति की शुरुआत हुई। तो कह रहे हैं कि ईव इतनी सुंदर थी कि शैतान, जिसका कार्य ही था कि सबका बुरा करना, वो भी ईव की सुंदरता को देखकर इतना अभिभूत हो जाता था कि दूसरों का बुरा करने की जो उसकी प्रवृत्ति थी, जो आदत थी, उसे वो भूल जाता था। तो लेखिका के मस्तिष्क में अभी ये बात क्यों आ रही है? ये बात उनके मस्तिष्क में इसलिए आ रही है कि कटाव उन्हें अत्यधिक सुंदर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि यदि इतनी सुंदर जगह को हम देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही भी बुरा व्यक्ति हो, उसके बुरे विचार भी समाप्त हो जाएंगे। तो वो अपनी सहेली से अपने मन की बातें साझा करती हुई कहती हैं कि क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता। उन्होंने मणि से पूछा कि तुमने क्या मिल्टन की कविता पढ़ी है? तो लेकिन मणि उनकी इस बात का जवाब नहीं देती है, वो किसी और विचार में डूबी थी। मणि उनको बताती है किस बारे में, जो बर्फ जमी थी उससे मणि के मस्तिष्क में विचार आता है। देखिए उसने क्या कहा। मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी, मतलब उसके दिमाग में कुछ और बातें चल रही थी। वो कहती है, दार्शनिकों की तरह ये हिमशिखर क्या हैं? जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फशिलाएं पिघल पिघल जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। तो यहाँ पर लेखिका ने मणि के माध्यम से किस बात को बताया हमें, कि प्रकृति किस तरह से हम सब के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए जल इकट्ठा करती है। जल संचय की ये व्यवस्था है प्रकृति की, कि जाड़ों के समय बर्फ़ पड़ जाती है पहाड़ों में और गर्मियों में जब पानी की परेशानी होती है, लोग पानी के लिए हाहाकार करते हैं, त्राही त्राही करते हैं, तो उस समय ये बर्फ़ पिघलकर सभी को क्या देती है? पानी देती है। एक प्रश्न भी आपके पास आएगा कि प्रकृति की जल संग्रह की व्यवस्था क्या है, तो आप क्या बताएंगे? प्रकृति क्या करती है? पहाड़ों पर जाड़ों में बर्फ़ इकट्ठा करती है और वही बर्फ़ पिघल पिघल कर गर्मियों में पानी के रूप में नीचे बहते हुए आ जाता है। तो ये हिमशिखर कहाँ के लिए हैं बताया मणि ने? एशिया के पूरे जल स्तंभ है, यहीं से सबको पानी प्राप्त होता है। तो बड़ी वास्तव में सोचने की बात है कि प्रकृति की बड़ी अद्भुत व्यवस्था है पूरी पृथ्वी के लिए पानी इकट्ठा करने की। ठीक, तो मणि इसी बात से बहुत अभिभूत है और कहती है, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिमशिखरों का। वास्तव में प्रकृति के जो भी तत्व हैं,
जो भी हमें अमूल्य चीज़ें ये देते हैं, पानी है, हवा है, धूप है, ये सब हमें एकदम मुफ्त में मिलता है, लेकिन हम कभी कभी मनुष्य इन सब का मूल्य समझ नहीं पाता है। तो मणि बहुत अभिभूत है और कहती है कि इन सब का हम पर बहुत ऋण है, हम सब इनके क्या हैं, कर्जेदार हैं। तो यही बातें चल ही रही थी कि तभी लेखिका के मन में फिर से किसकी बातें आ जाती हैं, उन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों का जिक्र उनके मस्तिष्क में फिर से उठ जाता है। फिर से उन्हें वो याद आ जाती है। उन्हें लगता है कि फिर से हम इस सारी सुंदरता के बारे में सोच रहे हैं, प्रकृति के रहस्यों को तलाश रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच कहीं यहीं रहने वाले लोग अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महिलाएं बच्चों के साथ होकर पत्थर तोड़ रही हैं, सीमा पर लोग तैनात हैं। ये सारी चीज़ें लेखिका के मस्तिष्क में आती हैं। तो आगे देखो, आगे वही मस्तिष्क उनके मस्तिष्क में वही क्रम बातों का बना रहता है। वो कहती हैं, आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ मतलब कि उनके मन के अंदर अनेक तरह की बातें चल रही थी। कभी वो प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हो उठती हैं, कभी दार्शनिक हो उठती हैं, और कभी कभी फिर वहाँ के लोगों की समस्याएं देखकर वो परेशान हो जाती हैं। तो तभी वो थोड़ा आगे ही बढ़े थे ये सब सोचते विचारते कि उन्होंने फौजी छावनियाँ देखी जहाँ पर सैनिक तैनात थे। तो तब उन्हें याद आया कि ये बॉर्डर एरिया है, किसके साथ सीमा जुड़ी है, यहाँ पर चीन की सीमा लगी हुई है। तो एक फौजी से वो पूछती हैं, कहती हैं, इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, ठीक है। उस समय भी तापमान, जब लेखिका गई थी गर्मी के समय, लगभग अप्रैल के समय, तो उस समय भी वहाँ पर जो तापमान था 15 डिग्री सेल्सियस था, केवल -15 डिग्री सेल्सियस। तो जाड़ों में आप समझिए कि क्या कितना तापमान गिर जाता होगा और कैसी स्थिति होती होगी वहाँ पर। जो फौजी लोग रहते होंगे उनके लिए रहना कितना कठिन होता होगा। तो यही सब सोचते हुए लेखिका एक फ़ौजी से बातचीत करते हुए पूछती है कि यहाँ तो आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। तो देखो उसने क्या जवाब दिया। लेखिका कह रही है, वो हंस दिया एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। क्या बताता है वो कि आप लोगों को आराम देने के लिए, सारे देश की रक्षा करने के लिए हम यहाँ पर तैनात हैं। तो अब जितेन को फिर लगता है कि ये तो बातों का क्रम चलता ही रहेगा और इस तरह से हम लेट हो जाएंगे, देर हो जाएगी हमें। तो फिर ही भेटूला मतलब फिर मिलेंगे कहते हुए आगे बढ़ जाता है। तो फिर से एक फौजी छावनी पर लिखा हुआ लेखिका ने देखा, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। किसके लिए लिखा था कि हम अपना आज दे रहे हैं आपके बेहतर कल के लिए, कि देश सुरक्षित रहे, लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए हम अपना वर्तमान यहाँ पर बिता रहे हैं। तो लेखिका आप जब ये बातें सुनती हैं तो फिर से उनके मस्तिष्क में विचारों का क्रम चलने लगता है। कहती हैं, मन कुछ उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा, और कहती हैं कि महानगर में जब हम रहते थे तो कभी ये ध्यान भी नहीं आया हमें कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में हम ठिठुरने लगे थे। अप्रैल मई में जब वो गई थी वैसाख के समय, कह रही हैं, उस समय भी हम ठंड से ठिठुर रहे हैं। तो ये पौष माह जो कि सबसे ज़्यादा ठंड के महीने हैं, जनवरी दिसंबर, इस समय जबकि पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है, ये कैसे कैसे रहते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हम वहाँ पर तैनात रहते हैं। और रास्ते भी इतने घुमावदार और इतने ख़तरनाक हैं जिनमें जाने में हमारे प्राण कांप उठते हैं। और कई लोग तो इन रास्तों को बनाने में ही अपने जीवन को मियाद के पूर्व ही ख़त्म हो गए। मतलब मियाद के पूर्व से मतलब है कि कई लोगों का जीवन इन रास्तों को बनाने में अपने समय से पहले ही समाप्त हो गया, दुर्घटना में ख़त्म हो गया। तो ये सारी बातें बड़ी अंदर से उन्हें दुखी कर रही थी, बेचैन कर रही थी कि सब लोगों को सुख देने के लिए कुछ लोग कितना बलिदान कर देते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें परेशान कर रही थी कि जो लोग आजीविका से भी, जिनकी आजीविका कम है, निम्न स्थिति के लोग हैं, इन्हीं सब कार्यों में पूरा अपना जीवन क्या कर देते हैं, होम कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब वो यूमथांग पहुंच गए हैं। यूम कटाव से अब उन्हें कहाँ जाना है, लायूं वापस जाना था, और उसके बाद फिर यूमथांग। तो यूमथांग अब लेखिका पहुंच गई हैं, लेकिन यूमथांग देखिए जैसी उनकी उम्मीद थी उतना उन्हें सुंदर नहीं लगेगा, क्योंकि वो इससे पहले किसे देख चुके थे, कटाव को देख चुके थे। ठीक है। तो देखिए लेखिका कहती हैं, यूमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। कौन से फूल थे यहाँ पर, प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल थे। तो फिर जितेन उन्हें बताता है कि कुछ ही दिनों बाद, 15 दिनों बाद पूरी घाटी फूलों से भर जाएगी, बहुत सुंदर ये घाटी लगने लगेगी, ऐसे लगेगा मानो फूलों की सेज रखी हो।
युमथांग जब वो जाने लगते हैं तो थोड़ा सा उन्हें एक चीज़ और बदली हुई लगती है। यहाँ पर रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इसलिए थे क्योंकि युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया था और इसीलिए खतरों का एहसास थोड़ा कम था। वहाँ पर लेखिका कह रही है बंदर भी दिखाई दिए, इस तरह से जीव दिखाई दे रहे थे अनेक। तो लेखिका कह रही हैं कि बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचोली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़ा निराश हुए। निराश क्यों हुए? क्योंकि बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग उन्हें थोड़ा फीका लगा। और फिर लेखिका वहाँ जाकर ये महसूस करती हैं कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। युमथांग पहुँचना करके उन्हें बहुत ज़्यादा एक रोमांच था, लेकिन युमथांग जब वो गई तो उतनी खुशी नहीं हुई। जो उन्हें रास्ते में तरह तरह के अनुभव मिल रहे थे वैसा अनुभव उन्हें युमथांग में नहीं मिला। तो तब लेखिका सोचती हैं कि मंजिल से ज़्यादा क्या होता है मंजिल पहुँचने तक का सफ़र। ठीक है। उसके बाद वहाँ एक उन्हें युवती दिखाई देती है, एक सिक्किमी युवती जो चिप्स बेच रही थी। तो लेखिका उससे पूछती हैं कि क्या तुम सिक्किमी हो, सिक्किम की हो, पूछती हैं। तो उसने क्या बताया? उसने कहा नहीं, मैं इंडियन हूँ। मतलब क्या कहना चाहा कि मुझे आप केवल सिक्किम का मत कहिए, मैं तो भारतीय हूँ, भारत में ये सब राज्य आते हैं। तो और देखिए लेखिका फिर क्या बताती हैं आगे, सुनकर बहुत अच्छा लगा, सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। क्यों कह रही हैं लेखिका ऐसा? क्योंकि सिक्किम काफ़ी समय तक एक स्वतंत्र रियासत के रूप में मिला है, भारत में उसका विलय नहीं हुआ था। तो लेखिका को ये बात अच्छी लगी कि सिक्किम के लोग जब भारत के साथ मिले हैं तो ये खुश हैं, क्योंकि सिक्किम जब एक स्वतंत्र रजवाड़ा एक रियासत थी ना, तो यहाँ पर टूरिस्ट उद्योग इतना फला फूला नहीं था, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता था। लेकिन अब लोगों को रोज़गार मिला है तो खुश हैं। और सिक्किमी लोग जो हैं भारत की आबो हवा में इस तरह से अब घुल मिल गए हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि सिक्किम भारत में पहले नहीं था, ऐसा लगता है कि सिक्किम भारत का ही हिस्सा था। तो फिर अब वो आगे बढ़ते हैं। लेखिका कहती हैं जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। जैसे हम कहते हैं ना बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो कह रहे कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। तो उनकी मित्र मणि बताती है कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, ये सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। क्या बताया? केवल चांदनी रात में भौंकते हैं। तो ये बात सुनकर भी लेखिका को अब आश्चर्य होगा कि कुत्ते भी केवल चांदनी रात में भौंकते हैं। जिस तरह से क्या है, ज्वार भाटा है, समुद्र की लहरें हैं जो कि पूर्णिमा की चांदनी का इंतजार करती हैं। तो लेखिका क्या पूछती है, देखिए लेखिका कह रही है क्या उन्होंने कहा विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही, क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? मतलब ज्वार भाटा जैसे अपने निश्चित समय में आता है कि ऐसे कुत्तों को भी चांदनी का समय चाहिए। तो ये सारी बातें वो उनके दिमाग में गूंज रही थी। अब जब वो लोग युमथांग देख आए हैं, देखिए उन लौटने लगे हैं, तो बता रही हैं लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। रकम अर्थात तरह तरह की। ठीक है मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। एक पत्थर दिखाया जितेन ने उनको जिसमें पैरों के निशान बने थे। तो किसके निशान है कह रहे हो? ये गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। गुरु नानक जी की थाली से यहाँ पर कह रहा है थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे, और जहाँ जहाँ पर चावल गिरे थे जितिन बताता है कि वहाँ अब चावल की खेती होती। तो ये लोगों की एक मान्यता है, जहाँ पर चावल की खेती अच्छी होती है लोगों को लगा कि यहाँ पर क्या है, गुरु नानक जी की थाली से चावल गिर गए थे। तो इस तरह से लेखिका का अब ये वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। वो कह रही हैं करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई से, मैडम इसे खेदुम कहते हैं। एक जो वहाँ पर इलाका था उसका नाम क्या बताया? खेदुम बताया। और बताता है कि ये पूरा 1 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर देवी देवताओं का निवास है। कौन रहते हैं? देवी देवताओं का, जैसे जो स्थानीय देवता होते हैं उनका निवास स्थान है, और जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तो लेखिका उससे पूछती हैं तो तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? जितेन ने जीभ निकालते हुए कहा नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो देखिए ये एक तरह से कैसी व्यवस्था है, लोग गंदगी न करें, भगवान के नाम के सहारे, भगवान की आस्था के सहारे लोगों को प्रेरित करने की व्यवस्था है। भगवान के मंदिर के आसपास गंदगी नहीं हो, पहाड़, नदी, झरने वो सब प्राकृतिक तत्व हैं जो हमें
लाभ पहुंचाते हैं, जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, तो उनमें गंदगी हमें करनी भी नहीं चाहिए। तो जितेंद्र तभी कह रहा है अगर हम इन्हें गंदा करेंगे तो ये हम मर जाएंगे। तो तभी लेखिका कहती हैं कि तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है कि लोग यहाँ पर गंदगी भी नहीं करते। तो जितेंद्र ने बताया कि गैंगटॉक नहीं, इसका नाम गंतोक है, और इसे क्या कहिए, गंतोक कहिए। गंतोक का मतलब क्या बताता है जितेंद्र, पहाड़। ठीक है, तो इस तरह से लेखिका को उसने बताया कि गंगटोक का मतलब है पहाड़। तो उसके बाद फिर जितने लगातार लेखिका को जानकारियाँ देता चलता है, वो कहता है कि मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, पहले वो नहीं रहा होगा वो भी टूरिस्ट स्पॉट, और जब सिक्किम भारत में मिला उसके बाद एक का आर्मी के कप्तान थे शेखर दत्ता, तो उन्हें लगा कि यहाँ केवल फौजी लोग ही रहेंगे तो उनका जीवन थोड़ा कठिन होगा, एक बिल्कुल नीरसता उनके जीवन बनी रहेगी। तो इसे क्या कर दिया जाए, टूरिस्ट स्पॉट की जगह की तरह विकसित कर दिया जाए, घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए। तो जितेंद्र बताता है कि अभी भी अलग अलग रास्ते यहाँ बन रहे हैं। तो जितेंद्र ने तो बताया अपने, उसने जो रास्ते बन रहे थे उनके संदर्भ में बता दिया। लेखिका उसे जीवन के संदर्भ में जोड़ लेती हैं और कहती हैं हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही क्या है, सौंदर्य है, कि मनुष्य हमेशा नए नए रास्ते, किसी भी कार्य को करने को, किसी भी स्थान पर जाने के नए नए रास्ते तलाशता रहता है, और मनुष्य की इसी खोज का नाम ही क्या है, सौंदर्य है। तो जीप उनकी आगे बढ़ने लगती है। इन्हीं विचारों के क्रम के साथ लेखिका की ये सिक्किम की यात्रा का वर्णन यहाँ पर पूरा होता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।